चलिए बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अपने केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं और इस रिवीजन में आज हम दूसरा लेसन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपका ब्लूप्रिंट क्या कहता है? ब्लूप्रिंट कहता है कि जी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा 1 आधे नंबर का, रिक्त स्थान क्वेश्चन आएगा 1 आधे नंबर का, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, और निवेदनात्मक प्रश्न आएगा 1 जो कि 4 नंबर का होगा। इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं है। टोटल प्रश्न आएंगे 4, 6 अंक का लेसन है। इस ब्लूप्रिंट का ये जो लिखा हुआ है, इसका उपयोग करते हुए हम 12th जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन है वो हम रिवाइज करना शुरू करते हैं कि इससे किस प्रकार से क्वेश्चन उठेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया कि हमारा जो ये रिवीजन है ये क्वेश्चन अटैकिंग रिवीजन है, हम सीधा क्वेश्चन को अटैक करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं विद्युत रसायन। तो यहीं से भी प्रश्न आ सकता है, शुरू से भी प्रश्न आ सकता है कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जो विद्युत ऊर्जा को बच्चों रासायनिक ऊर्जा में बदलने का और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे अपने विद्युत रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा ई इलेक्ट्रिक एनर्जी, सी केमिकल एनर्जी। तो क्या कह रहा हूं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। एक बात हो गई। फिर दूसरा प्रश्न जो आता है वो आएगा हमारे पास सेल से। सेल, तो सेल जब पूछा जाएगा कि सेल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उस युक्ति को हम सेल कहते हैं। ठीक है, आपके पास ये रिक्त स्थान में प्रश्न पूछा जाएगा कि वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है डैश कहलाती है, तो वहां डैश में क्या आएगा? सेल आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों यहां पर सेल जो है वो 2 काम कर रहा है, इसलिए हमारे पास सेल 2 प्रकार के हैं, जिसके अंदर पहला मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्या कि वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल जो है वो पहले इसकी 2 लाइनें हैं भाई, 2 ही लाइनें ध्यान रखनी है। एक तो ये क्या करता है? ये करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। दूसरी बात इसके अंदर यह भी ध्यान कर रखनी है कि बच्चों इस वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि एक स्वतः रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस स्वतः हो रही रासायनिक अभिक्रिया से हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बताना है कि इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण जो है वो है हमारे पास डेनियल सेल। कौन सा सेल है? डेनियल सेल है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इस डेनियल सेल को बनाना है और देखना है कि किस प्रकार से हमारे पास जो रासायनिक ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्लियर? तो एक सिंपल सी बात मैं इस तरीके से यहीं पे बना रहा हूं, एक छोटा सा डायग्राम इस तरीके से बनाना है। एक पात्र बनाया, दूसरा पात्र बनाया। इस पात्र में हम क्या करते हैं? जिंक की छड़ डुबोते हैं, जिंक की छड़, और इसके अंदर जो विलयन भरते हैं वो हम भरते हैं ZnSO4 का विलयन भरते हैं। इसी प्रकार से यहां पर कॉपर की छड़ और यहां पर जो विलयन भरते हैं वो भरते हैं कॉपर सल्फेट का CuSO4 का विलयन भरते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं? चालक तार से जोड़ देते हैं। तो अब इसमें किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, उससे पहले एक चीज और ध्यान रख लेना कि यहां पर एक उल्टे U आकार की नली और लगाई जाती है जिसको हम लवण सेतु कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि जो जिंक की छड़ है वो एनोड का काम करती है और जो कॉपर की छड़ है वो कैथोड का काम करती है। ठीक है, तो अब इस पर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं को अपने देख लें। तो अभिक्रियाएं बच्चों इस प्रकार से हो रही हैं क्या कि सबसे पहले तो एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर यह अभिक्रिया होती है कि जो जिंक की छड़ है वो सॉलिड है और Zn+2 के रूप में विलयन में आ रही है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। इसका मतलब एनोड कौन सा होता है? वो होता है जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो ये जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ये प्रश्न है। क्या कहा जाएगा कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, जिंक जो है वो Zn+2 में बदलता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है।
कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है? कैथोड पर यह अभिक्रिया होती है, कैथोड पर अभिक्रिया। तो कैथोड पर देखो कि जो कैथोड के अंदर क्या है कि जो विलयन में, यहां पर तो ये हुआ है एनोड में, तो जिंक जो है वो Zn+2 के रूप में विलयन में आया है, और यहां पर क्या होता है कि विलयन में जो Cu+2 पड़ा है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu के रूप में छड़ पर जमा होता है। तो मतलब आपके पास कैथोड पर यह अभिक्रिया होती है कि भाई विलयन में Cu+2 पड़ा था और उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और Cu ठोस के रूप में जमा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन सी अभिक्रिया में होते हैं? तो अपचयन अभिक्रिया में होते हैं। छोटे छोटे प्रश्न होते जा रहे हैं कवर। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। डैनियल सेल के एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखो, डैनियल सेल के कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखो। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे बने जा रहे हैं। चलिए, अब होता क्या है कि अगर इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन, हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, हम यहां पर देख पा रहे हैं क्या क्या होता जा रहा है कि नंबर एक बात, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से कॉपर की ओर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से आगे जा रहे हैं, यहां ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है। तो मैं कहूंगा कि जी कॉपर से जिंक की ओर धारा बह रही है। ठीक है, और मैं क्या कह सकता हूं कि जिंक की छड़ जो है, क्योंकि जिंक यहां छड़ से निकल करके विलयन में आता जा रहा है, तो जिंक की छड़ जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, जिंक की छड़ होगी पतली, और यहां से कॉपर जिंक की छड़ पर जमा हो रहा है, कॉपर की छड़ पर जमा हो रहा है, तो कॉपर की छड़ जो है वो धीरे धीरे क्या होगी बच्चों, मोटी होती जाएगी। ठीक है, अब Zn, इस विलयन के अंदर Zn+2 आ रहा है, तो मैं यूं कहूंगा कि ZnSO4 की सांद्रता जो है वो सांद्रता जो है वो बढ़ती है, और यहां से कॉपर छड़ पर जा रहा है, इसका मतलब विलयन में कॉपर घट रहा है, तो CuSO4 की सांद्रता जो है वो घटती है। ठीक है, तो ये जो मैंने बातें लिखी हैं, ये बातें बच्चों आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। इनको छोटे क्वेश्चन में पूछ ले, बड़े क्वेश्चन में पूछ ले, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। चलिए, अब एक बात देखो कि जब इसके अंदर धारा बहेगी तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभव उत्पन्न होगा, तभी जो है विभवांतर उत्पन्न होगा, तभी जो है धारा बहेगी। तो दोनों छड़ों के बीच में विभव को मापने के लिए यहां पर बीच में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। कितनी मजेदार बात है। देखो क्या हुआ कि जो आपके बोर्ड का ब्लूप्रिंट है ना, उस ब्लूप्रिंट के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है कि भाई किसी भी सेल का जो विभव है वो किससे मापा जाता है, तो विभव जो है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब वोल्ट मीटर से मापते हैं ना, और इस दोनों विलयनों की सांद्रता 1 m और इसकी भी सांद्रता 1 m हो, तो इस वोल्ट मीटर में जो मान आता है वो 1.1 वोल्ट आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस सेल का विभवांतर विद्युत वाहक बल जो है वो 1.1 वोल्ट है। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से बनता है, 3 कंडीशन बनती है। 3 कंडीशन कौन कौन सी बनती है बच्चों? एक कंडीशन ये बनती है कि अगर मैं इसके विपरीत बाहर, विपरीत दिशा में, जैसे इसके एनोड के साथ बाहर वाले सेल का कैथोड जोड़ दूं और इसके कैथोड के साथ बाहर वाले सेल का एनोड जोड़ दूं, तो एक बाहर से, जैसे ये सेल है इसके विपरीत दिशा में दूसरा सेल मैं इसके ऊपर जोड़ दूं, तो क्या होगा? तो ये 3 कंडीशन बनेगी। कंडीशन नंबर 1 बनेगी कि जो ई बाह्य है, जो बाहर वाला सेल है, अगर उसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट से कम है, तो ज्यादा कौन सा हुआ? डैनियल सेल का। डैनियल सेल का 1.1 वोल्ट है, ये ज्यादा है, बाहर वाले सेल का क्या है? कम। तो इसका मतलब, और इसके विपरीत जुड़ा हुआ है, तो अभी किसकी चलेगी, किसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है? डैनियल सेल का। तो जो डैनियल सेल में जो काम हो रहा था वही होएगा। एक बात। दूसरी बात कि अगर ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाए, मतलब जो हमने इसके विपरीत दिशा में बाहर से जो सेल लगा रखा है उसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट, मतलब डैनियल सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा हो जाए, तो बाहर वाले सेल की चलेगी। बाहर वाला सेल क्या है? इसके विपरीत है, तो सारे काम इसके विपरीत हो जाएंगे। क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर से जिंक की ओर बहने लग जाएगा, ठीक है, और धारा जो है वो जिंक से कॉपर की ओर बहने लग जाएगी। जिंक की छड़ मोटी होने लग जाएगी, कॉपर की छड़ पतली होने लग जाएगी। ZnSO4 की सांद्रता घटने लग जाएगी और कॉपर सल्फेट की सांद्रता बढ़ने लग जाएगी। ये जो मैंने लिखा है ये सारा का सारा पलट जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी बात पूछी जा सकती है। एक चीज मजेदार बात ये ध्यान रखना कि जब विद्युत वाहक, बाह्य विद्युत वाहक बल का मान 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, तो डैनियल सेल जो है वो किसकी तरह काम करेगा? एक विद्युत अपघटनी सेल की तरह काम करेगा। विद्युत
अपघटनी सेल की तरह काम करेगा। तो आप ध्यान रखना, अगर कहा जाए कि भाई निम्न में से किस स्थिति में डैनियल सेल विद्युत अपघटनी सेल के रूप में कार्य करने लगेगा, तो उसमें कई ऑप्शन दे दिया जाएगा, ए बी सी डी, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तब जो है वो क्या करेगा, विद्युत अपघटनी सेल के रूप में कार्य करने लग जाएगा। क्लियर। इसी के बाद आपके पास जो तीसरी बात है, वो तीसरी बात भी आपको ऑब्जेक्टिव में, रेगिस्तान में कहीं भी पूछी जा सकती है कि अगर क्या हो जाए कि ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट के बराबर हो, दोनों विपरीत लगे हुए, दोनों की बराबर टक्कर हो रही है, दो गोदे लड़ रहे हैं, बराबर टक्कर से लड़ रहे हैं, तो जो ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, इनमें से कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये अपने पास होगी कंडीशन कि भाई कब ये विद्युत वाहक बल जो है इसका 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, तब जो है ये कोई कार्य नहीं करेगा। चलिए इनमें से कोई छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो लवण सेतु लगाया गया है इसमें क्या भरा जाता है, तो इसके अंदर लवण भरा जाता है, या तो KCl होता है या फिर KNO3 जो है वो इसके अंदर लवण भरा जाता है। ठीक है, फिर एक प्रश्न आता है कि इस लवण सेतु के कार्य क्या हैं, तो लवण सेतु जो है इन दोनों अर्ध सेलों को, यादा सेल, इन दोनों अर्ध सेलों को जोड़ने का काम करता है। दूसरा, ये दोनों अर्ध सेलों के जो विलयन हैं उनकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। दो कार्य हम लिख लेंगे, एक तो दोनों को जोड़ने का कार्य करता है और दूसरा क्या करता है कि दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता क्या करता है, बनाए रखता है। तो ये जो है लवण सेतु के हमारे पास कार्य हो जाएंगे। इसके बाद अपने क्या करते हैं, इसके बाद लवण सेतु के कार्य हो गए। एक चीज और आपसे पूछी जाती है कि भैया सेल आरेख क्या है, सेल आरेख, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये आपको अति लघुत्रात्मक में पूछा जा सकता है, या निवेदनात्मक के जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे ना, 2 या 3 पार्ट होंगे, उनमें एक पार्ट में ये जरूर पूछा जाएगा, सेल आरेख पूछा जा सकता है। क्या होगा सेल आरेख, क्या है कि अगर मैं इन दोनों सेल, अर्ध सेल ये है, आधा सेल ये है, इन दोनों की नेट अभिक्रिया लिखूं तो नेट क्या हो जाएगा, नेट अभिक्रिया ये हो रही है कि भैया जिंक है, Zn है, और क्या किस सॉलिड है, किससे अभिक्रिया कर रहा है, Cu+2 से, जो कि विलयन में है, और क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास जिंक जो है वो Zn+2 विलयन में बदल रहा है, और जो कॉपर विलयन में था वो Cu सॉलिड के रूप में बदल रहा है। ये अभिक्रिया हो रही है, ये एक अपने पास सेल अभिक्रिया है। आपको क्या करेगा कि सेल आरेख में एक सेल अभिक्रिया दे देगा और कहेगा कि इसके लिए सेल आरेख लिखो। क्या करो, सेल आरेख बनाओ। तो सेल आरेख कैसे बनता है बच्चों, आप क्या करना कि आप देख लेना कि जो एनोड पे अभिक्रिया हो रही है वो चेक कर लेना, और जो कैथोड पे अभिक्रिया हो रही है वो चेक कर लेना। हमने क्या किया कि इस अभिक्रिया को देख करके देखा कि जिंक जो है वो Zn+2 में बदल रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीकरण हुआ तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो है एनोड। और Cu+2 Cu में बदल रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक +2 से घट करके 0 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक घट रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है, ये हो रहा है। जहां अपचयन होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो हमने क्या करना है, जो एनोड पर होने वाला परिवर्तन है ना वो पहले लिखना है। एनोड जिंक से Zn+2 है, तो इसको हमने पहले लिखना है, तो हमने लिखा Zn सॉलिड किस में बदल रहा है, Zn+2 एक्वस में बदल रहा है। ठीक है, और इसकी जो विलयन की जो सांद्रता है वो भी इसके साथ ब्रैकेट में लिखी जाएगी। Zn+2 किस में है, विलयन में, तो जहां विलयन आएगा उसकी सांद्रता भी ब्रैकेट में लिखी जाएगी अगर दी गई है तो इसकी सांद्रता हमने दी गई थी, ये लिख ली मैंने 1m। ठीक है, तो ये तो एनोड पर होने वाला काम मैंने पूरा कर लिया कि जिंक जो है वो Zn+2 में बदल रहा था और विलयन में जा रहा था, विलयन में सांद्रता 1m थी। क्लियर। अब इसके बाद क्या लगा हुआ है, लवण सेतु। तो लवण सेतु के लिए 2 समांतर लाइनें बड़ी लगानी है अपने को। ठीक है, फिर कैथोड में होने वाला परिवर्तन लिखना है, तो कैथोड में क्या परिवर्तन हो रहा है, Cu+2 Cu में बदल रहा है, तो मैंने लिखा Cu+2 विलयन में है, एक्वस, तो विलयन में है तो सांद्रता भी लिखनी पड़ेगी, मैंने लिख दिया 1m। किस में बदल रहा है, Cu सॉलिड के अंदर। तो ये लो, ये आपके पास जो बना है ये है सेल आरेख। ठीक है, इसके 2 तरीके के प्रश्न आएंगे, आपने दिमाग में पहले बिठा लेना। क्या आएगा कि या तो अभिक्रिया दी गई होगी, सेल आरेख बनाना होगा। दूसरा प्रश्न कि
सेल आरेख दिया गया होगा और अभिक्रिया बनानी होगी। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर सेल आरेख दिया गया हो, अभिक्रिया बनानी हो तो बड़ी आसान है। क्या करना है कि ये दोनों तीर के दोनों तरफ है, एक इधर, एक जिंक इधर, Zn+2 तीर के इधर, Cu+2 इधर और Cu इधर। मतलब इधर जो सेकंड बार जो लिखा हुआ है ये सारे उत्पाद हैं, फर्स्ट बार जो लिखा हुआ है वो अभी क्रिया कारक है। इन दोनों में फर्स्ट जिंक लिखा हुआ है, जिंक आ गया। इन दोनों में फर्स्ट Cu+2 लिखा हुआ है, Cu+2 आ गया। ये बाद में उत्पाद है, ये यहां लिख दिया, ये बाद में उत्पाद है, ये यहां लिख दिया। तो इस प्रकार से सेल आरेख का भी जो हमसे क्वेश्चन बनाया पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बाद हमारे पास सेल आरेख की भी कहानी हो गई है खत्म। अब एक बात और देख लो कि इलेक्ट्रोड विभव का क्या प्रश्न आएगा। मैं जो है ये सेल आरेख की इतनी बातें जो है डैनियल सेल की और ये सारी बातें एक बार साफ कर रहा हूं। चलिए, अब देखो बच्चों, अपने पास अगला जो प्रश्न बनेगा एक है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव परिभाषा में बिल्कुल 100% पूछा जा सकता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे किसी इलेक्ट्रोड का विभव कब 298 केल्विन ताप और कितनी सांद्रता, 1 मोलर सांद्रता या एक आपने कहेंगे कि 1 m सांद्रता हो और ताप 298 केल्विन हो और दाब जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो, तो जो है उसके किसी इलेक्ट्रोड के विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, किसी इलेक्ट्रोड के विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं जब ताप 298 केल्विन, सांद्रता 1 m और दाब 1 एटमॉस्फेयर हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का प्रश्न भी हमसे पूछा जा सकता है। चलिए, एक जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक है अपने पास वो है सेल विभवांतर। अभी जो हमने बात करी थी कि सेल विभवांतर, तो अपनों ने क्या किया था अभी कि भाई इस प्रकार से दो अपनों ने इस तरीके से जिंक की छड़ ZnSO4 विलयन में, कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में, और इस प्रकार से दोनों को वोल्ट मीटर से जोड़ा था। ठीक है, ये हमारे पास एनोड था और ये हमारे पास कैथोड था और ये लवण सेतु, और इस प्रकार से कहानी बनी हुई थी। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये लेफ्ट साइड थी और ये हमारे पास कौन सी साइड है, राइट साइड है। तो सेल विभवांतर की बात अब मैं कर रहा हूं, गौर करना। सेल विभवांतर, इसके प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बच्चों होता क्या है, सेल विभवांतर क्या होता है कि ई सेल बराबर होता है कि कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। तो मैंने लिख दिया ई कैथोड और माइनस ई एनोड। ये जो है कैथोड के विभव और एनोड के विभव के अंतर को ही सेल विभवांतर कहते हैं। और अगर यहां पर नोड लगा दूं तो ये मानक सेल विभवांतर हो जाएगा। कैथोड के विभव माइनस एनोड का विभव, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर वैसे भी यूं भी लिखा जा सकता है कि ई सेल नोड बराबर, अब कैथोड किस साइड है, राइट साइड, तो ई नोड राइट, RIGHT राइट माइनस ई नोड लेफ्ट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको दायां और इसको बायां भी लिखा होगा। क्लियर, तो ये बात है। अब होता क्या है कि एक तो प्रश्न ये आएगा कि भाई किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का मान दे देगा और सेल विभवांतर पूछ ले, तो हमने कैथोड में का माइनस कर देना है एनोड और आपके पास ई सेल नोड का मान आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन कई बार क्या होगा कि एक अभिक्रिया देगा और उसके अंदर कैथोड और एनोड के मान दे देगा और विभवों के मान दे देगा और पूछेगा कि बताओ क्या ये अभिक्रिया संभव है। ठीक है, अभिक्रिया संभव है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना कि ऐसे जब अपने को मान दे दे तो हमने क्या करना है बच्चों कि इस दोनों का अंतर निकालना है, और अगर इन दोनों का अंतर ई सेल नोड का मान जो है वो आ जाए पॉजिटिव तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया संभव है। ठीक है, और अगर ई सेल नोड का मान आ जाए माइनस तो आप कहेंगे अभिक्रिया असंभव है। और अब ई सेल नोड का मान अगर आ जाए 1 तो हम कहेंगे कि भैया ये कौन सी अवस्था है, ई सेल नोड नहीं होना चाहिए, ई सेल का मान अगर आ जाए 1 तो आप कहेंगे कि ये कैसी अवस्था में है, साम्य अवस्था में है।
ठीक है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि भैया पॉजिटिव तो संभव है अभिक्रिया, आपको न्यूमेरिकल दे दिया, मान दे दिए और पूछा कि बताओ इसमें अभिक्रिया संभव है कि नहीं संभव है, तो आपने अंतर निकालना है। अंतर में अगर पॉजिटिव आ जाए तो कहोगे संभव है, नेगेटिव आ जाए तो कहोगे असंभव है, और एक आ जाए तो आप कह देंगे साम्य अवस्था में है। लेकिन एक जो है किसका है, ई सेल का मान। क्लियर? चलिए, इसके बाद आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन करके देख लो भले। जैसे मान लो आपको अभी जो डेनियल सेल के लिए है, इसके अंदर कह दे कि ई नोड Cu+2 से Cu का मान तो है +0.34 वोल्ट, और ई नोड Zn+2 से Zn का मान जो है वो -0.77 वोल्ट है। तो बताओ ये इन दोनों के बीच होने वाली अभिक्रिया, क्या सेल अभिक्रिया हो सकती है, अभिक्रिया संभव है? तो आपने क्या करना है कि आपने लिखा ई सेल नोड बराबर, अब कैथोड ये वाला है, एनोड ये वाला है, तो कैथोड का मान जो दे रखा है वो +0.3 माइनस जिंक का मान दे रखा है -0.77 वोल्ट, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो +0.34 और +0.77 क्या हो गया 1.1 वोल्ट। ये किस में आया, प्लस में, तो इसका मतलब है आप कहेंगे अभिक्रिया संभव है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में ये मान माइनस का आ जाए तो हम कहेंगे कि जी नहीं, ये तो अभिक्रिया संभव नहीं है। क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है ये सेल विभवांतर को लेकर के इस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन जो है निबंधनात्मक के एक पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होता क्या है, सचित्र वर्णन किस प्रकार से करोगे कि जी ये लो जी, एक पात्र है जिसके अंदर HCl भरा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, लेकिन कितनी सांद्रता पर, 1 m सांद्रता पर। इसमें प्लेटिनम की तार डूबी हुई है, Pt की तार है, और यहां पर लास्ट में एक प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक पन्नी लगी हुई है, और इसको पूरा एक कांच के जार से जो है इस प्रकार से बंद कर रखा है। ठीक है, और इसके अंदर यहां से जो है वो H2 गैस प्रवाहित की जाती है, और 1 एटमॉस्फेयर दाब पर यह गैस प्रवाहित की जाती है। तो ये तो हो जाएगा चित्र। अभिक्रिया क्या होगी कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, वो एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, और संदर्भ इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है कि इसको कैथोड के रूप में भी काम में ले सकते हैं, इसको एनोड के रूप में भी काम में ले सकते हैं, और दूसरा इसका मानक अपचयन विभव, या हम कहें इसका इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो ज्ञात होता है। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है। ठीक है, और इसको जब एनोड के रूप में काम में लेते हैं, आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, गौर कर लेना, कहा जाए कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो जब एनोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो इस पर होने वाली अभिक्रिया बताइए। एनोड के रूप में प्रयुक्त होगा तो एक थोड़ा याद रखने के लिए इस तरीके से ध्यान रखो भाई, इसके अंदर दो ही चीजें, या तो H2 है और या फिर H+ है, HCl में H+ है, या ये तो या H2 H+ में बदलेगा या H+ H2 में बदलेगा। ठीक है, एनोड पर अभिक्रिया पूछ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, इसका मतलब है कि यहां पर अभिक्रिया होगी कि भाई जो H2 गैस है वो H+ में बदलेगी, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, H2 H+ में बदल रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर कैथोड पर जो अभिक्रिया पूछ ली तो कैथोड पर अपचयन होता है, इसका मतलब 2H+ जो है किस में बदलेगा, H2 में बदलेगा, तो इसी की उल्टी अभिक्रिया हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये H2 गैस में बदलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। अगर इसका सेल आरेख पूछ ले कि इसके एनोड पर होने वाली अभिक्रिया का सेल आरेख लिखिए, तो Pt किस सतह पर H2 गैस होती है, तो Pt किस सतह है जी, फिर क्या है, H2 गैस है जी, कितने दाब पर है, 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर है, और फिर क्या है, ये H2 गैस किस में बदल रही है, H+ में बदल रही है, जो विलयन में है, और विलयन में इसकी सांद्रता कितनी है, 1 m है। ये बात आपको लिखनी है। और कैथोड वाले पे लिखना है तो जी H+ है वो विलयन में है, और क्या हो रहा है कि भाई इसके अंदर
विलयन में है तो 1m इसकी सांद्रता है और वो किस में बदल रही है, H2 गैस में बदल रही है। गैस का दाब कितना है, गैस है तो उसका दाब भी लिखना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक है और कहां है, PT की सतह पर है। तो इस प्रकार से ये आप इसका सेल आरेख भी बना सकते हो। ठीक है, अब इस जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका फायदा क्या है कि इससे हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो, एक चीज समझना, ये मैं साफ कर देता हूं, इसके मानक अपचयन विभव का मान E नोड H प्लस से H2 का मान जो है वो 0.0 वोल्ट होता है। अब इससे हम करते क्या है, इससे हम किसी भी धातु का मानक अपचयन विभव जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि अभी अपनों ने देखा कि E सेल नोड इज इक्वल टू होता है E नोड कैथोड माइनस E नोड एनोड। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर तो हम ये जो है ये तो वोल्ट मीटर लगा करके ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। गौर करना बात क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि दोनों का अंतर ज्ञात करना हो तो हम वोल्ट मीटर लगा लेंगे, वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी, वो ये मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी एक इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना हो तो हम वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि जैसे मान लो अगर हमें कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, ये मान हम वोल्ट मीटर से निकाल देंगे। अगर ये मान हमें पता हो, ये मान पता हो तो ये मान निकल जाएगा, हाँ या ना। अब ये मान कैसे पता चले, इस मान को पता चलने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके साथ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एनोड बना लेते हैं। ये वाला एनोड लगा देंगे, ये वाला एनोड लगा देंगे तो क्या होगा कि भाई अपने पास इसका मान तो 0.0 वोल्ट है, तो इसका मतलब जो रीडिंग आएगी वो इसी का मान होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको एक न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछ लिया जाए, छोटा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, कहे कि भैया आप जो है E नोड Cu+2 से Cu का जो है मानक अपचयन विभव ज्ञात कीजिए और उस सेल के अंदर E सेल नोड का मान जो है वो प्लस 0.34 वोल्ट है और जो इसको क्या किया गया है, इसके साथ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो है वो एनोड के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जी E सेल इज इक्वल टू E नोड कैथोड माइनस E नोड एनोड। अब इसका मान दे रखा है प्लस 0.34 वोल्ट, इसको हमने ज्ञात करना है, E नोड कैथोड को हमने ज्ञात करना है, इसका मान हमें पता है 0.0 वोल्ट क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसका मतलब है ये तो हट गया और ये मान जो है वो किसका है, कैथोड का है। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता था कि अगर हमें एनोड का मान ज्ञात करना होता तो कैथोड हम किसका बनाते, शी का बनाते। समझ में आई बात। तो इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है सेल विभवांतर को लेकर के भी हमने बातें कर ली। इसके नेक्स्ट जो है एक आता है हमारे पास वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इस पे भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। देखें, वैद्युत रासायनिक श्रेणी परिभाषा में पूछ लिया जाए, इसका प्रश्न जो है ना इसके अंदर निबंधात्मक में बनेगा। निबंधात्मक के कई पार्ट होते हैं ना, उसके अंदर आप मॉडल पेपर में देखना ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। क्या प्रश्न बने हुए हैं कि भाई पहले पूछा गया विद्युत रासायनिक श्रेणी को परिभाषित करें, ठीक है, और ये जो है वो ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। इस तरीके से ऐसे कोई क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए तो बात कर रहा हूं मैं, या ऐसे कोई नीचे टेक्निकल क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। देखते हैं चलो क्या क्या बात हो सकती है। पहले वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है कि विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव के मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई गई है जिसे आपने वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इस श्रेणी के अंदर अलग अलग तत्वों के जो है वो मान दे रखे हैं। जैसे आपके पास इस तरीके से श्रेणी बनाई हुई है कि सबसे कम मान तो है Li+ का।
Li प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Li में बदले, तो इसके लिए ई नोड Li प्लस से Li का मान जो दे रखा है वो आप थोड़ा देखना कि ये आएगा -3.07 वोल्ट ऐसा कुछ, ठीक है, या ये है -3.07 वोल्ट है। और इसको जो है वो बढ़ते 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 H प्लस आ जाएगा और H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और हाफ H2 में बदल रहा है, और इसके लिए ई नोड H प्लस से H2 का मान जो है वो है 0.0 वोल्ट। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जो F माइनस है, F2 है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2F माइनस में बदल रहा है, और इसके लिए ई नोड का मान F2 से F का मान जो है, F माइनस का मान जो है वो है +2.87 वोल्ट। इस तरीके से ये देख लेना थोड़ा मान में कि इसका मतलब हमने क्या किया है कि तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के मान के बढ़ते क्रम में एक श्रेणी बनाई है, जिसको अपने क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्लियर? ये जो मानक अपचयन विभव है ये दर्शाता है कि ये मान जितना ज्यादा होगा ना, तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब इस पर जो है वो बातें बनने लग जाएंगी। कैसे कि भाई अगर मैं यूं कहूं कि अपने पास किसी तत्व का मानक अपचयन विभव SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो समानुपाती होगा उसके ऑक्सीकारक क्षमता के। देखो क्या होगा कि जैसे अगर हम बात करें कि भाई SRP मानक अपचयन विभव है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, तो अगर SRP ज्यादा होगा तो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण ज्यादा करेगा तो उसका अपचयन ज्यादा होगा, अपचयन ज्यादा होगा तो जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, तो इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा जो है वो अगर SRP का मान जो है वो अपचायक क्षमता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ध्यान रखना, अपचायक क्षमता के। तो इसके लिए क्या प्रश्न बनेगा कि भाई SRP के मान दे देगा। इन दोनों के प्रश्न ये बनेंगे कि भाई 4 तत्व दे दिए, उनके SRP दे दिए, मानक अपचयन विभव दे दिए, उनको कहा गया कि इनको ऑक्सीकारक क्षमता के मान के बढ़ते क्रम में लिखो या अपचायक क्षमता के मान के बढ़ते क्रम में लिखो। अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हमने क्या करना है बच्चों, ऑक्सीकारक क्षमता कहा है तो जो SRP का बढ़ता क्रम है वही ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम है। लेकिन अगर अपचायक क्षमता पूछी है तो जो SRP का बढ़ता क्रम है उसका विपरीत होगा अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स मैंने जो पूरा लेसन जिसमें करवा रखा है उसमें लेसन ऐसे क्वेश्चंस करवा भी रखे हैं, और साथ में इस तरीके के न्यूमेरिकल्स कई सारे करवा रखे हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, इसके बाद एक चीज ये भी देखना बच्चों कि भाई जैसे आपने ने कहा कि एक प्रश्न इस प्रकार से आता है, क्या जिंक के पात्र में HCl रखा जा सकता है, यदि नहीं तो क्यों। ठीक है, तो जिंक के पात्र है जी, जिंक का पात्र है, उसमें अगर हम HCl रखेंगे तो क्या होगा। अब जिंक का जो मानक अपचयन विभव होता है वो 0.77 वोल्ट होता है, H का जो है वो 0.0 वोल्ट होता है, H प्लस का। ठीक है, तो अब दोनों में से मानक अपचयन विभव का मान इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो ये इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, क्योंकि जिसके मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो H प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें बदलता है, H2 के अंदर, और जिंक इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बन जाएगा Zn+2, और जो कि Cl से अभिक्रिया करके ZnCl2 बना लेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम ये 2 लगा लेंगे। तो इसका मतलब अभिक्रिया होगी दोनों के बीच में। अगर अभिक्रिया हो जाती है तो बच्चों हम इसको नहीं रख सकते। अगर इन दोनों के बीच में अभिक्रिया ना होती तो हम कहते कि HCl को जिंक के पात्र में रख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि बताओ क्या कॉपर के पात्र में HCl रखा जा सकता है, तो अब इस कॉपर के लिए इसका मान है 0.34 वोल्ट, इसका मान है 0.04 वोल्ट, तो इसका H प्लस, तो इसमें से दोनों से में से किसका मानक अपचयन विभव ज्यादा, कॉपर का, इसका क्या है, कम। तो अब कॉपर इससे इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन कहां से ले भाई, ये पहले H प्लस है, कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका मतलब है इन दोनों में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगर अभिक्रिया नहीं हो रही तो इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं, उसको हम HCl को कॉपर के पात्र में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना। एक विस्थापन के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, विस्थापन के, तो विस्थापन में ध्यान रखना कि जिस तत्व का मानक अपचयन विभव कम है वो ज्यादा बड़े को विस्थापित कर सकता है, हटा सकता है। जैसे हमने कई बार क्वेश्चन पढ़े हैं कि भैया जिंक है और CuSO4 है, तो ये अभिक्रिया का करके क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा और Cu को हटा देगा।
ये प्रतिस्थापित कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका -0.77 वोल्ट और इसका 0.34 वोल्ट, तो कॉपर है Cu+2। Cu+2 कहेगा मेरा मानक अपचन विभव ज्यादा है, मैं क्या कर सकता हूं, तेरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता हूं। तो इसने क्या किया, Cu+2 ने इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके खुद Cu में बदल गया और ये Zn+2 SO4 से जुड़ करके ZnSO4 बन गया। तो हमने क्या सीखा? ये सीखा कि भैया जिसका मानक अपचन विभव कम है वो ज्यादा वाले को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आ जाओ अपने पास, ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बातें भी हो गई हैं कंप्लीट। अब एक है नेंसर्ट समीकरण। नेंसर्ट समीकरण, ये ध्यान रखना, इसका भी प्रश्न आप, मेरे को तो ऐसे लगता है कि ज्यादा प्रश्न जैसे छोटे प्रश्न तो आएंगे, लेकिन निबंधनात्मक वाला जो पार्ट है ना, उसमें से ये नेंसर्ट वाला भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। नेंसर्ट समीकरण, ये जो नेंसर्ट समीकरण है वो कब काम में आती है? देखो, अगर किसी विलयन की सांद्रता इकाई है और उसके इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर क्या है कि विलयनों की सांद्रता इकाई नहीं है, तो हमें अगर मान लो उसके इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो हम नेंसर्ट समीकरण का सहारा लेते हैं। और नेंसर्ट समीकरण कैसे काम करती है? जैसे अभी मैंने क्या किया, एक अभिक्रिया लिखी कि भाई Zn सॉलिड, बार बार जो अभिक्रिया लिख रहे हैं वो है Cu+2 और एक्वस, और ये बना रहा है Zn+2 एक्वस और Cu सॉलिड। इसके लिए कहा गया नेंसर्ट समीकरण लिखें। तो याद कर लो, ये है जी ई सेल बराबर ई सेल नोड -0.0591 बाय n log, और यहां पर उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता आएगी। उत्पाद कौन है? Zn+2 और Cu। यहां देखना, ये आ गया Zn+2 एक्वस, Zn+2 एक्वस और इसकी सांद्रता, और गुणा में Cu ठोस की सांद्रता। और क्रियाकारक कौन है? क्रियाकारक है जी Zn ठोस की सांद्रता, और ये है जी Cu+2 एक्वस की सांद्रता, ये है। तो ये हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता। लेकिन बच्चों गौर कर लो, जो ठोस होता है उसकी सांद्रता होती है इकाई, तो हमने ये ठोस को हटा देना है। क्या करना है? इसको हटा देना है और इसको हटा देना है। तो ये लो, ये बन गई इसकी नेंसर्ट समीकरण। क्लियर? अकेले की भी पूछ सकता था कि भी एनोड की नेंसर्ट समीकरण लिखो, कैथोड की नेंसर्ट समीकरण लिखो, तो उसके अंदर क्या करना है? उत्पाद बटा में क्रियाकारक लिखना है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक चीज अगर ठोस है तो उसकी सांद्रता इकाई होती है, इसलिए उसको हटा देते हैं। एक होता है इसलिए उसको हटा देते हैं और बाकी बचे हुए को लिख दो। तो ये है हमारे पास नेंसर्ट समीकरण। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई आपको अभिक्रिया लिखी गई होगी और पूछा जाएगा नेंसर्ट समीकरण लिखो, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना आपने। क्लियर? और एक अकेले की भी अभिक्रिया पूछी जा सकती है, एक अकेला कोई रिएक्शन है उसकी भी नेंसर्ट समीकरण पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक चीज ये विशेष ध्यान रखना, इधर ध्यान रखो कि अगर मान लो ये था कि भाई जिंक है Zn, मैंने लिखा Zn ठोस जो है वो किस में बदल रहा है? Zn+2 एक्वस में बदल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब आपको पूछा जाए कि इसके लिए नेंसर्ट समीकरण लिखो, सिर्फ इसके लिए, तो आपने क्या करना है? आपने देखा कि जिंक ठोस जो है Zn+2 में बदल रहा है, इसका मतलब ये तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना होता है? हमें अपचयन विभव ज्ञात करना होता है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को पहले उल्ट दो। अगर अपचयन की अभिक्रिया होती तो हमें पलटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, ज्ञात अपचयन विभव ज्ञात करना है, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया को पलट करके लिखो Zn+2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराओ और Zn सॉलिड बनाओ। ठीक है? तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ बच्चों कि भाई ये अपचयन की अभिक्रिया है, तो इससे नेंसर्ट समीकरण बनेगी, ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया से नेंसर्ट समीकरण नहीं बनेगी। अब इससे कैसे बनेगी? आप लिखोगे ई सेल बराबर ई सेल नोड -0.0591 बटा में n त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब कितने त्यागे ग्रहण के हो रहे हैं? 2, तो 2। फिर लिखा लोग। अब लिखो उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद है हमारे पास Zn ठोस, और क्रियाकारक की सांद्रता
वो है Zn+2 एक्वस, ठीक है। सांद्रता मतलब बड़ा ब्रैकेट। अब ठोस को तो हम रखते नहीं, ठोस को हटा दो तो ये लो 1 में ये लो, ये हमारे पास बन गया इसका नैनसर्ट समीकरण। तो ऐसी नैनसर्ट समीकरण बनाने के लिए आपको कहा जाएगा, आप इसके लिए तैयार रहें, ठीक है बच्चों। चलिए, एक आपसे यह भी पूछा जाता है कि भाई साम्य अवस्था स्थिरांक मतलब Kc और जो आपके पास मानक सेल विभव है इसमें क्या संबंध है। जब साम्य अवस्था होती है तो ई सेल का मान 1 होता है, मैंने आपको बता दिया। सॉरी, ई सेल का मान 0 होता है, ध्यान रखना भाई, वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी। ई सेल का मान क्या होता है, उसमें 0 होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि यहां पर जो है ई सेल का मान 0 है, तो अपने ने क्या करना है कि ये जो अगर ये 0 हो जाएगा तो आपने इसको ई सेल को इधर ले आओ, ई सेल नोड को, और बराबर कर दो, और ये हो जाएगा 0.591 बटा में n और log उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रियाकारक की सांद्रता होती है Kc, ठीक है। तो ये आपके पास ई सेल नोड की जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। क्या किया हमने, ये मान क्या होता है, ई सेल का मान क्या होता है 0। गौर करना, दोबारा पूरी वीडियो पहले वाले में अपने ई सेल का मान 1 रख दिया था, 1 नहीं वो 0 होगा, ठीक है। साम्य अवस्था पर ई सेल का मान क्या होता है 0 हो गया, तो इसको हम इधर ले आए, ये हम कह सकते हैं ये माइनस वाली वैल्यू इधर आई तो माइनस वाली वैल्यू प्लस की होगी, और ये जो है ये मान बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर अपनों ने क्या करना है कि एक और बात होती है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है डेल जी बराबर होता है -NFE सेल, ठीक है। अगर नोड लगा हुआ है तो ये नोड होगा, और फिर आपको कहा जाएगा कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य अवस्था स्थिरांक में संबंध निकालो, तो आप कहेंगे कि डेल जी नोड बराबर होगा -NF, और ई सेल की जगह आपने क्या लिखेंगे कि 0.0591 बटा में n और log Kc, n को n से काट करके जो है ये रिलेशन बना लेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें इस तरीके से आपको पूछी जाएंगी। मैं पुनः रिवाइज करवा दूं कि ई सेल का मान साम्य अवस्था पर 0 होता है, क्लियर, 1 नहीं 0 होता है। चलिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ये नैनसर्ट समीकरण से लेकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हो गई बात कंप्लीट, और नैनसर्ट समीकरण पूरी होने के बाद अब हमारे पास क्या बच गया, विलियन का चालकत्व की बात बच गई, विलियन के चालकत्व की। तो विलियन के चालकत्व में आपके पास कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे एक तो है चालकत्व की परिभाषा है। चालकत्व की क्या परिभाषा होती है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, ठीक है, बराबर आएगा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी इकाई क्या हो जाएगी, 1 में r है, r की इकाई होती है ओम, तो अपने कह देंगे ओम, या फिर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स कह दो या महो कह दो, ये जो है अपने पास चालकत्व की इकाई होती है, या इसको सीमेंस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, प्रतिरोध जो है वो लंबाई के अनुप्रस्थ काट लंबाई के समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और उसके चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को बना दिया जाए तो ये हो जाएगा R समानुपाती L/A, और समानुपाती के निशान हटाओगे तो ये आएगा रो आ जाएगा L/A। अब रो यहां पर क्या है, रो है जी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है। अब इसका मान अगर अपने को निकालना है तो रो बराबर हो जाएगा RA बटा में L। अब विशिष्ट प्रतिरोध की क्या परिभाषा होगी, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा होगी कि वह चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो और लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, तो ये 1 से 1 कट जाएगा और रो बराबर हो जाएगा R, तो उस चालक के प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहा जाता है जिसकी लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रतिरोधकता और R में संबंध मतलब प्रतिरोधकता की परिभाषा आप बना सकते हो। प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगी, R होता है ओम, ये होता है मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो ओम मीटर जो है या सीमेन मीटर जो है, सॉरी ओम मीटर जो है वो इसकी इकाई हो जाएगी प्रतिरोधकता की। एक अपने पास होती है विशिष्ट चालकता या चालकता, हम कहते हैं विशिष्ट चालकता या फिर चालकता। तो चालकता को हम कापा से डिनोट करते हैं और कहते हैं कि जैसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, उसी प्रकार से प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को 1/ρ को जो है हम क्या कहते हैं बच्चों, चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। क्लियर होगी बात।
अच्छा, अब इसके लिए अगर रो का मान रखो तो ये हो जाएगा 1 बटा में, अब रो का मान क्या था, आर ए बाई एल, तो आर ए और ऊपर आ जाएगा एल। ठीक है, 1 बटा में आर क्या होता है, 1 बटा में आर होता है, 1 बटा में आर होता है चालकता हो, तो कापा बराबर जी इंटू एल बाय ए। ठीक है, तो ये बात बन जाएगी। अब इसकी जो है वो चालकता की इकाई जो है वो हो जाएगी जी, चालकता की इकाई क्या होती है, सीमेंस, और ये मीटर स्क्वायर, तो बढ़ जाएगा मीटर इनवर्स। सीमेंस मीटर इनवर्स जो है वो चालकता की इकाई होती है। एक बात ध्यान रखना, इसके बाद एक जो बात आती है वो आती है सेल स्थिरांक की। सेल स्थिरांक क्या होता है कि L बाय ए, ये एक है सेल स्थिरांक, और जिसको G स्टार से डिनोट करते हैं। L बाय ए क्या है, L किसी चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब इसकी जगह हम जो है वो कापा इजकल टू जी, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं G स्टार, तो G इंटू जी स्टार, ये जो है रिलेशन आ जाएगा। आपके बोर्ड के जो आपका ये जो आपका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में ये वाला प्रश्न आपको दे रखा है, कहता है कि चालकता और सेल स्थिरांक में क्या संबंध होता है, सेल स्थिरांक में संबंध क्या होता है, तो कापा बराबर होता है जी इंटू जी स्टार। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, और इसका सेल स्थिरांक की जो इकाई है, आपसे पूछा जाएगा कि सेल स्थिरांक की विमा या इकाई क्या होगी, तो ऊपर मीटर नीचे मीटर स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा, मीटर इनवर्स। ये जो है सेल स्थिरांक की विमा होती है। ये विमा जो है, विमा लिखेंगे तो आपको इस तरीके से लिखा जाएगा, मीटर इनवर्स। क्लियर, तो आपको ये भाई मैंने कुछ परिभाषाएं बताई। अब देखो, अब है हमारे पास नेक्स्ट मोलर चालकता। मोलर चालकता, इसके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं मोलर चालकता के। ये लो, मोलर चालकता, आराम से परिभाषा बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे परिभाषा बनानी है मोलर चालकता की, आपने कहना है कि भाई यदि किसी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ हो, कितना घुला हुआ बच्चों, 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ हो, तो इसके चालकता को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, यदि किसी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ हो तो उसके चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। और मोलर चालकता होती है लैम्डा एम, और जिसका चालकता के साथ संबंध होता है लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू वी होता है। ये है हमारे पास संबंध। पेपर में पूछा जा सकता है कि मोलर चालकता और चालकता में क्या संबंध है, तो लैम्डा एम इक्वल टू होता है कापा इंटू वी। ठीक है, वी हमारे पास सांद्रता है, तो लैम्डा एम इक्वल टू कापा बाय सी भी हो सकता है, क्योंकि 1 बटा में सी बराबर होता है वी। सांद्रता आयतन के व्युत्क्रम के बराबर होती है। क्लियर, तो इस प्रकार से सांद्रता मोलरता में ली गई है, तो के बाय एम, ये लैम्डा एम इक्वल टू के बाय एम अगर लगाया है और मोल पर लीटर में है, तो इसको बटा में 1000 लगाओगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बातें आएंगी। अच्छा, फिर एक बात और समझना कि आपके पास मोलर चालकता से संबंधित इस तरीके के प्रश्न आएंगे कि तनुता, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, तनुता के प्रभाव के कई क्वेश्चन है। देखो, तनुता का प्रभाव, तनुता क्या होती है बच्चों, पानी मिलाना, किसी विलयन में पानी मिलाना, फिर उसकी मोलर चालकता में क्या परिवर्तन पड़ेगा, वो उसको कहते हैं हम तनुता का प्रभाव। तो सबसे पहली बात, अगर तुम्हें पूछा जाए भी चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे चालकता घट जाएगी। अगर मान लो विलयन में पानी मिला दिया तो चालकता जो है वो घट जाती है, क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, आयनों की संख्या घट जाती है। ठीक है, इसलिए जो है चालकता घट जाती है, मतलब कापा जो है वो घट जाता है, क्योंकि कापा जो चालकता जो है ना 1 घन सेंटीमीटर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो चालकता ज्यादा होगी, आयनों की संख्या कम होगी तो चालकता कम होगी। अगर हमने पानी मिला दिया तो आयन 1 घन सेंटीमीटर से निकल करके बाहर चले जाते हैं, तो 1 घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या घट गई, इसलिए चालकता घट गई। फिर आपसे पूछा जाता है कि भैया मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, मोलर चालकता पर, तो मोलर चालकता पर यह प्रभाव पड़ता है, हमें पता है
कि लैम्डा एम बराबर क्या है, लैम्डा एम बराबर है कापा इंटू वी। अब किसी विलयन में पानी मिला रहे हो तो हमें पता है कापा तो घटता है, तो ये घटता है। पानी मिला रहे हो तो उसका आयतन तो ये तो बढ़ता है, वी क्या होगा, बढ़ जाएगा। पानी मिलाओगे तो आयतन तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो कापा है वो तो कम घटता है और आयतन जो है वो अधिक बढ़ता है, इसलिए ओवरऑल वैल्यू जो है लैम्डा एम जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, लैम्डा एम बढ़ता है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि तनुता बढ़ाने पर चालकता तो घटती है लेकिन मोलर चालकता बढ़ती है, क्यों? तो आप कहेंगे चालकता इसलिए घटती है क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। मोलर चालकता बढ़ती है क्यों? क्योंकि लैम्डा एम बराबर होता है कापा इंटू वी। तनुता बढ़ाने पर कापा घटता है, आयतन बढ़ता है। कापा कम घटता है, आयतन अधिक बढ़ता है, इसलिए मोलर चालकता बढ़ती है। क्लियर होगी बात? अब एक बात और ध्यान देना कि अलग अलग विद्युत अपघट्यों के लिए भी ये वैल्यू अलग अलग होती है। कि अगर परबल विद्युत अपघट्य हो, परबल वैद्युत अपघट्य हो, ठीक है, तो जो है ना, अगर आप तनुता बढ़ाओगे, तनुता बढ़ाने पर लैम्डा एम बढ़ती है, ठीक है, लेकिन वो कम बढ़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आयनों के मध्य की दूरी बढ़ती है, आयनों के मध्य की दूरी बढ़ती है, इसलिए प्रतिकर्षण कम होता है, इसलिए परबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बढ़ती है, ठीक है, लेकिन कम बढ़ती है, ज्यादा नहीं बढ़ती, ठीक है। लेकिन अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य हो ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, तो उसकी मोलर चालकता भाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। दोनों की बढ़ती है, इसके अंदर प्रबल विद्युत अपघट्य की भी तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता भी बढ़ती है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अधिक मोलर चालकता बढ़ती है। क्यों अधिक बढ़ती है? क्योंकि इसमें आयनन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। पहले जो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो टूटा नहीं ना, पानी मिलाने से वो भी टूट जाएगा, तो आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता भी बढ़ जाएगी। तो दोनों में से ज्यादा किसकी बढ़ती है? दुर्बल विद्युत अपघट्य की। प्रश्न क्या आएगा? कहेगा कि तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बढ़ती है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता भी बढ़ती है, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कम बढ़ती है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अधिक बढ़ती है। क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता पहले से ही ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आयनों की संख्या पहले से ही ज्यादा होती है। लेकिन उन आयनों के मध्य दूरी बढ़ जाने से प्रतिकर्षण कम हो जाता है और जिससे मोलर चालकता बढ़ती है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों की पहले आयनों की संख्या होती है कम, लेकिन जब पानी मिला दिया, तनुता बढ़ा दी, तो आयनन की मात्रा बढ़ गई, आयनों की संख्या बढ़ जाती है, और आयनों की संख्या बढ़ जाने से इसकी मोलर चालकता अधिक बढ़ती है। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये होगी बात। अभी हमने कहा कि मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन ध्यान रखना एक वर्ड आएगा आपके पास, सीमांत मोलर चालकता। क्या आएगा? सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। सीमांत मोलर चालकता क्या होती है कि अगर पानी मिला करके हम उसमें क्या कर दें, अनंत तनुता कर दें, और सांद्रता जो है, सांद्रता वो लगभग क्या कर दें, सांद्रता जो है वो लगभग हम कर दें 0, तो उस विलयन की जो मोलर चालकता वो नियत हो जाती है, रुक जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। उस मोलर चालकता को हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। तो अनंत तनुता और लगभग 0 सांद्रता पर किसी विलयन की जो चालकता होती है, वो मोलर चालकता जो होती है वो नियत होती है, उसी को ही हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बात हुई सीमांत मोलर चालकता की। अब एक और बात अपने पास ध्यान रखनी है कि भाई एक होती है, चलो मोलर चालकता के साथ ही चलते रहते हैं, एक बार इसी की बात अपने कर लेते हैं। एक बात और है, वो है कोलराउस नियम। कोलराउस नियम, ये कोलराउस नियम क्या कहता है बच्चों? कोलराउस नियम हमें ये कहता है कि आपके पास किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो है, मान लो मैंने लिखा लैम्डा AlCl3 अनंत, तो इसकी जो मोलर चालकता है वो लैम्डा MAl+3 अनंत और लैम्डा Cl- अनंत, कितने हैं ये? 3, तो गुणा में कर दिया 3।
तो किसी कोलराउस का नियम कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और ऋणायनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यह कोलराउस का नियम है। इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और ऋणायनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। इसका जब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो वो लैम्डा AL प्लस 3 का मान दे देगा और लैम्डा CL माइनस 3 का मान, लैम्डा CL माइनस का मान दे देगा और कहेगा कि बताओ लैम्डा AL CL3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना कि इसका जो मान रखा है, मान लो x, तो x दे दिया। CL का मान दे रखा था y, लेकिन इसके साथ ये CL 3 है तो ये 3 आगे गुणा में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जिसके जितने आयन हैं, जैसे मान लो आपको कह दिया जाए कि बताओ MgCl2 की मोलर चालकता क्या है, तो आप कहेंगे कि लैम्डा mg तो आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा mg तो +2 और प्लस लैम्डा Cl माइनस अनंत, लेकिन Cl हैं कितने 2, तो इसके 2 से गुणा कर दिया। ये कोलराउस नियम। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कोलराउस नियम के अनुप्रयोग हैं, उसमें अनुप्रयोग में आपको कहा जाएगा इस तरीके का एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। क्या कहेगा कि भाई लैम्डा CS3COOH का अनंत अनुता पर मान क्या होगा यदि लैम्डा HCl इनफिनिट का मान ये है और लैम्डा जो है वो CS3COONA इनफिनिट का मान ये है और लैम्डा NaCl इनफिनिट का मान है ये। तो इसका मान क्या होगा? तो आपने क्या करना है बच्चों कि जिसका पूछा जा रहा है उसको देख लो कि भाई आपको CS3COOH इसका पूछा जा रहा है, तो H हमें चाहिए, तो इसके अंदर H है तो ये तो मुझे चाहिए, और CS3COO माइनस तो इसमें है CS3COO माइनस, तो ये भी मुझे चाहिए। लेकिन इसमें कहीं Na है क्या? नहीं है। Cl है क्या? नहीं है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ करके इसको क्या कर दो, घटा दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई करके माइनस z कर दोगे तो आपके पास इसका मान आ जाएगा। तो आपने चेक करना है, ये मैं करवा क्यों नहीं रहा, न्यूमेरिकल ये दे रखा है, आप प्रैक्टिस में कर लेना। ये मैं ऐसे क्यों नहीं करवा रहा, इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये वैल्यू जो है अलग अलग हो सकती है, कुछ और भी आ सकता है। तो आपने देखना है कि यार जो चाहिए उनको तो जोड़ लेना, जो नहीं चाहिए उसको घटा लेना, आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो एक बार मैं इस लेसन को यहीं तक ही करवा रहा हूँ, फैराडे के नियम वगैरह एक अगली वीडियो और बना लेता हूँ क्योंकि लंबी वीडियो बन गई है। ठीक है, एक बार पुनः जो है वो जो गलती हुई थी उसको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि साम्य अवस्था पर जो है ई सेल का मान जो है वो क्या हो जाता है, 0 होता है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, इतना लेसन पढ़ो एक बार। कल मैं आधा वीडियो और बना करके जो है इसको और कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन कमेंट में दोबारा मुझे बताना कि इन वीडियोस का आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। गुड बाय।